तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्लियर हुआ आपको। अब चलो आगे चलते हैं अपन। अब सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है वन बाय वन करके अपन को पढ़ना है, और उन चीजों पर कितने पे टैक्स लगता है वो देखना है। अगर मैं बोलता हूं फुल्ली टैक्सेबल, तो इसका मतलब वो जो अमाउंट कॉलम अभी अपन जस्ट पढ़ के चुके हैं, उस अमाउंट कॉलम में पूरा का पूरा रुपया आएगा जो एम्प्लॉयर से मिला। ठीक है, अगर मैं कुछ ना भी बोलूं किसी पॉइंट के लिए, फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम में ऐसा पॉइंट आ गया कि सर आपने बताया नहीं था कि इसका क्या होगा, जिसका नहीं बताया ना बच्चों, वो सब फुल्ली टैक्सेबल ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिन पर टैक्स कम लगता है या नहीं लगता वो तो सारे ही बताने हैं मुझे। तो सुनो प्लीज, देखो पहले सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूं मैं आपको। ये 3 चीजें इसलिए क्योंकि ये 3 चीजों का आगे जो भी अपन चीजें पढ़ेंगे, जो भी एम्प्लॉयर देता है, उन सबसे लिंक है। तो सुनो, देखो बच्चों मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सैलरी के अंदर एक एम्प्लॉय के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है बच्चों? बेसिक सैलरी। एम्प्लॉय हमेशा इस बेसिक सैलरी को देख के ही जज करता है कि नौकरी सही है या नहीं, करनी चाहिए या नहीं। तो सुनो, तो बेसिक सैलरी का क्या होगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कॉलम देखो बच्चों मैंने बनाया गवर्नमेंट ऑब्लिक नॉन गवर्नमेंट। क्यों बनाया पता है? क्योंकि एग्जाम में मैंने कुछ नोटिस किया कि कई बार बच्चे एग्जाम देकर आए और बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था इसलिए हमने टैक्स कॉलम में लिख दिया निल, टैक्स लगेगा ही नहीं। आपको किसने आके ऐसा कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स नहीं देना होता? बच्चों प्राइम मिनिस्टर तक टैक्स देते हैं, तो अपन को तो देना पड़ेगा ही ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। जब तक स्पेसिफिकली मैं ना कहूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए टैक्स छोड़ दिया गया है, जब तक आप अपनी मर्जी से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सामने थोड़ा सा लिबरल नहीं होंगे कि इसको टैक्स छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जो इसके बाद वाला टॉपिक है उसमें बहुत फर्क है, लेकिन जो रेगुलर मिलता है उसके अंदर एग्जाम में कुछ दिया हो नहीं दिया हो, आपको सेम ट्रीटमेंट दोनों के लिए ऑप्ट करना है। तो देखो कौन कौन सी चीजें जो ना दी हो तो भी अंडरस्टूड है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, जब तक स्पेसिफिकली मैंने कुछ नहीं समझाया है, हर चीज कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होगी? ड्यू। और ड्यू मैंने आपको बता दिया, जो उस प्रीवियस ईयर के 365 दिनों में ड्यू हो गई, आप हकदार हो गए, तो उस पर टैक्स लगता है। तो चलो अपन चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक सैलरी। सैलरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक सैलरी, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है? बेसिक सैलरी जब आपके एग्जाम में आएगी, मिस्टर एक्स को 20,000 रुपए बेसिक सैलरी मिली, तो बच्चों वो जो अमाउंट कॉलम अभी आ रहा पढ़ा था ना, उस अमाउंट कॉलम में कितना आएगा? क्या लिखा हुआ है? ये फुल्ली टैक्सेबल। तो मतलब कितना आएगा? पूरा 20,000। तो अगर एग्जाम में आया एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी इतनी इतनी मिली, तो आपका दिमाग फटाक से क्लिक करना चाहिए, अरे बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है। और कौन से बेसिस पर? ड्यू। तो 20,000 मिले तो टैक्स भी किस पे लगेगा? 20,000। समझ में आ रहा है? और गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आगे बहुत काम आएगी ये, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट देखो बच्चों, सैलरी का अगला पार्ट। सैलरी के अलावा सैलरी में जो चीज़ें मिलती है उसमें एक बेसिक सैलरी मिलती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। भारत में हर 6 महीने में इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, हाँ इतनी इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ये डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है। ये डियरनेस अलाउंस एक परसेंटेज होता है, नॉर्मली बेसिक सैलरी का परसेंट होता है क्या ये? तो ये महंगाई भत्ता गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको मिलता है, ठीक है, जो भी परसेंटेज वो अपने हिसाब से बताते हैं। तो सुनो मेरी बात, ये डीए के अंदर मैंने देखो 2 पार्ट कर रखे हैं। आप जब प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो उसमें आप देखोगे कुछ डियरनेस अलाउंस के आगे लिखा हुआ है FDA/FDP, और कुछ डीए के आगे कुछ नहीं लिखा होगा, नॉर्मल DA/DP लिखा होगा। अब क्या मतलब हुआ? अगर किसी डीए के आगे FDA लिखा है, दैट मीन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अब ये फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग क्या है वो सुनो बच्चों। फॉर्मिंग मतलब क्या होता है? एक तरह से अगर अपनी भाषा में समझा जाए, जहां एम्प्लॉयर आपको वादा करे कि मैं आप मेरे यहाँ पे अगर नौकरी करोगे तो बेसिक सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, डीए भी दूंगा, चाहे मेरे पास पैसे हो या नहीं हो, कैसे भी अरेंज करूं। तो जहां एम्प्लॉयर ने लिख के दिया है कि आप जितना हकदार बेसिक सैलरी के हो उतने ही डीए के हो, तो उस केस में उसको बोलते हैं एफडीए, दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी
टेंशन फ्री रहो, बेसिक सैलरी भी आएगी और डीए भी आएगा। लेकिन एम्प्लॉयर ने लिख के दिया कि मैं डीए को फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं मानूंगा। इसका मतलब अगर पैसे हैं तो वो दे देगा, और अगर उसके पास मान लो अरेंजमेंट नहीं हुआ तो आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा या लिखा है कि वो तो गवर्नमेंट में है, तो उस केस में अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो एक एफडी है। लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी तो वो एफडी है ही है, और इस लिखा है कि ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है तो वो केवल डी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मिंग पार्ट हो या ना हो, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। बिल्कुल, अब एफडी हो या नॉर्मल डीए हो, दोनों को फुल्ली टैक्सेबल करना है, पूरे पे टैक्स लेना है। कौन से बेसिस पर? ड्यू बेसिस पर। तो फर्क क्या है? फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कि इसको एफडीए बोलते हैं और इसको डीए? आगे चल के जो दूसरे प्रैक्टिकल्स आएंगे दूसरे सैलरी के अंदर दूसरे नाम से, उसमें कहीं यूज डीए का होगा, कहीं एफडीए का होगा। इसलिए बच्चों में आपको ये पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? बाकी सिंपल सी चीज जो अभी फिलहाल याद रखनी है वो ये कि डीएनएस अलाउंस जो होता है उस पे पूरे पे टैक्स लगता है, और कौन से बेसिस पे लगता है? ड्यू बेसिस। तो ये दो चीजें क्लियर हुई, बेसिक सैलरी एंड डीए, दे बोथ आर टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस एंड दे टैक्सेबल ऑन गवर्नमेंट एज वेल एज ऑन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्लियर हो रही है बात? ये दोनों आने वाले प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आएंगे। एक लास्ट पॉइंट जो आगे वाले प्रैक्टिकल्स में काम का तो नहीं है बट उसको याद रखना है, ये है बोनस। आपको सुना होगा दिवाली बोनस वगैरह वगैरह मिलता रहता है। बोनस बच्चों मैंने यहाँ क्यों लिखा है पता है? क्योंकि बोनस एक अकेली ऐसी चीज़ है सैलरी के अंदर जो गवर्नमेंट कहती है कौन से बेसिस पे टैक्सेबल करेंगे? रिसिप्ट। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों पता है? अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर बोनस डिक्लेयर हो चुका है, मिला नहीं है, आप टैक्स नहीं लोगे। समझ में आ रहा है? क्यों टैक्स नहीं देंगे अपन? क्योंकि बोनस ड्यू बेसिस पे नहीं, कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होता है? रिसिप्ट। और अगर एग्जाम में आया पिछले 4 सालों का बोनस इसी साल दे दिया, तो 4 साल का बोनस इसी साल रिसीव हुआ, चारों पे टैक्स इसी साल लगेगा। जो मिला उस पे टैक्स लगेगा, जो ड्यू हुआ उससे बोनस का मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब 5,000 रुपये मिले, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया 8,000 बोनस डिक्लेयर हुआ, 5,000 रिसीव हो गए, तो क्या करोगे आप? 8 में से केवल 5,000 को क्या करोगे? टैक्सेबल। समझ में आया? क्लियर? क्योंकि टैक्सेबल कौन से बेसिस पे होता है? रिसिप्ट। और यही 8,000 का क्वेश्चन अगर डीए के लिए आता तो आप 8,000 पे टैक्स लेते हैं, क्योंकि टैक्सेबल कौन से बेसिस पे होते हैं ये लोग? ड्यू बेसिस। तो समझ में आया? ये चीज़ अब आने वाले टॉपिक जो अपना रिटायरमेंट बेनिफिट टॉपिक है उसके लिए ये काम आने वाला है, इसलिए पहले मैंने इन 3 टॉपिक को क्लियर किया। समझ में आया? तो इसके बाद अपन जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटायरमेंट वो चालू करते हैं।